नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 39 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। यानी आज से हम यहाँ पर क्लास 12 की पहली बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस किया। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद स्टैटिक चार्ज। यानी अभी तक हमारे पास जो भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था? स्टैटिक था, या बोल सकते हैं रेस्ट में था। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो हमारे पास क्या थे? दो चार्ज थे, दोनों रेस्ट में थे, दोनों कुछ सेपरेशन पर रखे थे और उनके बीच लगने वाला फोर्स निकाला हमने किसकी हेल्प से? कूलॉम्स लॉ की हेल्प से। उसी तरह से मेरे पास क्या था? एक रेस्ट स्टैटिक पॉइंट चार्ज था, या बोलते हैं एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज था, और उस पॉइंट चार्ज के कारण मैंने क्या किया था? किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। उसी तरह से हमने क्या डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज को मैं कंडक्टर में डालता हूं तो वो चार्ज सब का सब कहां एक्यूमुलेट होता है? किसी कंडक्टर की सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, और वो चार्ज कैसा होता है? स्टैटिक होता है, यानी रेस्ट पर होता है। तो अभी तक हमने जितना भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया वो सब कहां है? रेस्ट में है। नाउ अब कभी कुछ ऐसा हो जाए कि चार्ज मूव करने लगे, ध्यान समझना लाइन को, कि कभी कुछ ऐसा हो कि चार्ज क्या करे? मूव करे, और नेट मूविंग चार्ज नॉन जीरो हो। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और नेट मूविंग चार्ज कैसा है? नॉन जीरो है। देन दिस नेट नॉन जीरो मूविंग चार्ज कैन कंस्टिट्यूट करंट। यानी जब भी कहीं पर नेट मूविंग चार्ज कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, तब वहां पर एक नई चीज कंस्टिट्यूट होती है जिसका नाम क्या है? करंट है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये क्या है? बेसिक आइडिया है करंट का। तो करंट कब कंस्टिट्यूट होती है? जब चार्ज मूव कर रहा है और जो मूविंग चार्ज है वो कैसा है? नॉन जीरो है। नाउ इतनी बात समझ में आई? तो ये तो क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि हम करंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हेडिंग डालो क्या? डेफिनेशन ऑफ करंट। कॉपी पेन निकाल ली होगी, ये हेडिंग डाल दी होगी, उसके नीचे पहले हेडिंग डालना, या फिर उससे पहले एक लाइन लिख लेना कि नेट नॉन जीरो मूविंग चार्ज कैन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये लाइन लिख दी, और उसके नीचे हेडिंग डालो क्या? डेफिनेशन ऑफ करंट, कि किस तरह से हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ करंट कैसे डिफाइन करेंगे? तो मान लिया मेरे पास यहां पर क्या है? चार्जेज हैं, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लिया मेरे पास कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है यूं करके, और इसी के बीच में नेगेटिव चार्ज भी है यूं करके। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, इस तरह से रैंडम मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। फिलहाल इस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। नाउ अब ये जो चार्ज है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। क्या अज्यूम कर रहा हूं? कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज दिस वन। ये सब के सब चार्ज क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मैंने क्या लगा रखा है? एरो लगा रखा है। ठीक है, नाउ अब ध्यान समझना बात को। अगर मैं क्या करूं, इस मूविंग चार्ज की डायरेक्शन में, जो चार्ज मूव कर रहा है इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, एक मैं सब बना ले रहा हूं ऐसे, दाएं दाएं दाएं, बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसके परपेंडिकुलर, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मैं इसके परपेंडिकुलर यहां पर एक सरफेस रख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ध्यान समझना। इस जो मेरे पास सरफेस है, यहां पे जो डायरेक्शन है चार्ज के फ्लो की, इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या की? यहां पर एक सरफेस रख दी। अब इस सरफेस से पर यूनिट टाइम में जितना नेट चार्ज फ्लो करेगा, दैट चार्ज विल बी इक्वल टू करंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? कि इस सरफेस से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस दिस सरफेस। क्लियर बात? ओके, मैं आपको समझा दूं थोड़ा बहुत ऐसे करके। मान लिया मेरे पास ये सरफेस है, इस तरह से ये सरफेस ऐसे रखी हुई है और चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है यूं करके। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब इस सरफेस से एक सेकंड में या पर सेकंड जितना नेट चार्ज फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी जितना नेट चार्ज से फ्लो करेगा पर सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस दिस सरफेस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। तो जो मुंह से बोल रहा हूं उसी को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, फिर यहां पर उसका फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो अज्यूम करो
इस तरह से लिख के चलेंगे, डेफिनेशन ऑफ करंट लिख दिया, उसके नीचे डायग्राम बनाना, फिर उसमें लिखना कि इफ वी हेल्ड ए प्लेन एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज then net charge flowing per unit time through surface या थ्रू एरिया, ऐसे बोल सकते हो, थ्रू एरिया या फिर सरफेस, एक ही बात हुई, थ्रू सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस दैट एरिया। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं। नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखने के लिए अज्यूम कर लो कि इससे माना dt टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूं कि लेट अस कंसीडर इन टाइम डेल्टा टी, मैंने एक छोटा सा टाइम ले लिया, कितना, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टाइम में इससे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो मान लिया इस टाइम में जो डेल्टा क्यू प्लस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो डेल्टा टी टाइम में इससे क्या कर रहा है, पास कर जा रहा है, यानी डेल्टा क्यू प्लस चार्ज क्या कर रहा है इससे, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो इस सरफेस से पास कर रहा है, कितने टाइम में, इस छोटे से टाइम में। ये मेरे पास क्या है, ये सरफेस है, इस सरफेस से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू प्लस, ये सिंबल में लिख, प्लस किसको दिखा रहा है, पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है, तो डेल्टा क्यू प्लस चार्ज इससे क्या करा, पास करा, कितने टाइम में, इस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। ये बात समझ में आई। नाउ अब अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि डेल्टा क्यू नेगेटिव, ये मैंने साइन किसको दिखा रहा है, नेगेटिव चार्ज को, इज नेगेटिव चार्ज विच इज फ्लोइंग इन दिस टाइम इंटरवल थ्रू दिस सरफेस, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है भाई, हमारा नेगेटिव चार्ज है जो डेल्टा टी टाइम में इस सरफेस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई डेल्टा क्यू नेट कितना होगा, दिस इज नेट चार्ज फ्लोइंग दिस सरफेस या फिर क्रॉसिंग दिस सरफेस इन टाइम डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। तो कितना आ जाएगा ये, डेल्टा क्यू पॉजिटिव प्लस, अब नेगेटिव चार्ज है और स्केलर क्वांटिटी होती है तो माइनस के, सॉरी साइन के साथ रखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये, माइनस का डेल्टा क्यू नेगेटिव एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू नेगेटिव। दिस इज अमाउंट ऑफ या फिर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया विच इज हेल्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम डेल्टा टी। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट, तो करंट आई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पर यूनिट टाइम, यानी कितना आ जाएगा, नेट चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन कितना आया, डेल्टा टी आ गया। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ अवर करंट, यानी करंट इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है यहां पर, नेट चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम डेल्टा टी एंड दिस एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतनी बात समझ में आई। नाउ अब ये जो यहां पर करंट निकल के आई ना, ये कैसी करंट है, एक एवरेज करंट है। दिस करंट इज एवरेज करंट, यानी एवरेज करंट क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम dt, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एवरेज करंट। कैसे लिखेंगे इसको, AVG करंट लिख दो इसे शॉर्ट फॉर्म में, AVG करंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एवरेज करंट। तो इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं और करके, I AVG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में कितना आ गया भाई हमारा, डेल्टा टी आ गया। तो इन दिस वे वी डिफाइन करंट अक्रॉस ए एरिया विच इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतनी बात समझ में आई। नाउ अब इस फॉर्मूले को देखकर मैं करंट की यूनिट क्या होती है उसे लिख सकता हूं, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो लिख सकता हूं। बताओ यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ करंट, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ, ऊपर क्या है, चार्ज है, नीचे टाइम है, तो कितना आ जाएगा, कूलाम पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक,
अब जो करंट की बात की थी सबसे पहले वो एम्पेयर ने की थी, तो उनके सम्मान में तो जो 1 कूलम पर सेकेंड है इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। और इसका सिंबल क्या होता है भाई, कैपिटल ए होता है। ठीक है, एम्पियर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए, यानी जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। नाउ करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ आई, डायमेंशन ऑफ आई क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी इसको किससे हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, ए होती है। क्लियर बात, वो भी कौन सा है, कैपिटल ए को से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको यहाँ से। नाउ अब ये लिखने के बाद ये कैसी करंट निकली मेरे पास, दिस इज अवर एवरेज करंट। अब थोड़ा बहुत अगर आपको क्लास 11th याद है तो वहां पर हमने पहले एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की थी, जो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, जो एवरेज वेलोसिटी था वो क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन था। तो सेम यहां पर भी जो मेरे पास एवरेज करंट है वो क्या है, चेंज इन चार्ज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सो क्या, नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फिर वहां हमने क्या डिफाइन किया था कि किसी एक इंस्टेंट पर हम कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सेम उसी तरह से हम यहां क्या फाइंड करेंगे कि किसी एक इंस्टेंट पर कितनी करंट इस सरफेस को क्रॉस कर रही होगी, और उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। तो नेक्स्ट हिंट डालो क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगी, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आप सब लिख सकते हो क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आप सबने लिमिट पढ़ी है कि किस तरह से हम इस एवरेज करंट को हम इंस्टेंटेनियस करंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा चेंज आता है, वो अभी हम देखेंगे कैसे चेंज आएगा। तो हिंट डालो क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, यहां सिंपल आई से दिखा देते हैं। ठीक है, हम इसको, तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस करंट, तो लिखो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट of charge crossing area held normal to the direction of flow of charge at any instant is equal to instantaneous current across that area। अब इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट के लिए कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसका मतलब दिस डेल्टा टी मस्ट बी वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। तो क्या लगा दोगे यहां पर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दोगे। ठीक, तो यहां से इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये कितना आ जाएगा यहां पर, डेल्टा क्यू अपॉन कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया। ठीक है, और ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, ये आपने लिमिट में पढ़ा होगा, या फिर जब आपने क्लास 11th में जब हमने अपना पहला दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम मोशन द स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हमारे पास था कि किस तरह से डिफरेंशिएशन का ओरिजिन हुआ। वहां पर आपने ये चीज डिस्कस की थी कि क्यों अगर मुझे किसी एक इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मैं क्यों डेल्टा टी टेंस टू जीरो करता हूं। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है कि करंट एट एनी इंस्टेंट अक्रॉस दिस सरफेस। क्लियर, और डिफाइन कैसे करेंगे उसको, हम इस तरह से कर देंगे। और इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, यहां पर और करके लिख दो आई इंस्टेंटेनियस, यहां पे सिंपल आई लिख सकते हैं हम इसको। तो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। और इसी को क्या पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट। तो यहां से हम करंट को कभी कभी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, जब मैं ये निकालता हूं कि किस तरह से चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है किसी एक इंस्टेंट पर, वो किसके बराबर होता है, उस इंस्टेंट पर उस एरिया के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर होता है। ओके, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ आवर इंस्टेंटेनियस करंट। ये मेरे पास डी है, ध्यान रखना। नाउ
इस फॉर्मूले से मैं और भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कर सकता हूं। जैसे देखो, ये मिटाऊं इधर वाला, क्या इंफॉर्मेशन यहां से मैं ले सकता हूं। मेरे पास क्या निकल के आया यहां से, I इज इक्वल टू निकल के आया क्या, dq अपॉन dt निकल के आया, एंड दिस इंप्लाइज दैट dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू dt। अब यहां पर जो dq है वो क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम dt, एंड दिस dt टाइम इज वेरी 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 स्मॉल। इसी को कहने का एक और तरीका क्या होता है, इनफिनिटेमली स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी इनफिनिटेमली स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, dq चार्ज इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ फॉर 0 टू t टाइम के लिए, ठीक है, 0 से t टाइम के लिए कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्या करोगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से t, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन I इंटू dt आ जाएगा। dq का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, q होता है, और यहां लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, 0 से t आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन I इंटू dt हो जाएगा, तो I से t। तो दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम इंटरवल 0 से t। तो 0 से t के बीच में इस एरिया को कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ इस फॉर्मूले से हम एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपको पूछूं कि ये मेरे पास करंट और टाइम के बीच एक ग्राफ आ रखा है, और जो करंट है वो कैसी करंट है, मेरी वेरिएबल करंट है, यानी वेरी हो रही है, तभी मैं यहाँ पर एवरेज करंट निकाल रहा हूँ। जब करंट वेरी करती है तभी हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो मान लिया करंट इस तरीके से क्या कर रही है, वही वेरी कर रही है, ठीक। दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड दिस इज करंट एट टाइम t इक्वल टू t। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई दिस एरिया अंडर दिस IT ग्राफ किसके बराबर होगा, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, निकाल सकते हो आप। जो मैथ्स वाले हैं वो इसको आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे वहां चैप्टर भी होता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला। तो क्या करूंगा, अब ये एरिया तो मुझे फिक्स पता है नहीं कि ये न तो रेक्टेंगल है न ये स्क्वायर है, तो कैसे एरिया निकालूं, न ये ट्रायंगल है। तो एरिया निकालने का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ कर दूंगा। एक मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। अब ये जो स्ट्रिप ड्रॉ करी ये बहुत ही पतली है, जितनी पतली मैंने बना रखी है ये इससे भी कई गुना पतली है, और ये जो थिकनेस है स्ट्रिप की ये इतनी छोटी है कि दिस थिकनेस इज इक्वल टू dt के बराबर है, एंड दिस dt इज इनफिनिटेमली स्मॉल, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि दिस थिकनेस इट टेंड्स टू 0, यानी 0 तो नहीं है लेकिन 0 के क्या है, बहुत नजदीक है। अब इस थिकनेस के लिए हम बोलते हैं इस टाइम इंटरवल के लिए जो करंट होगा वो अप्रॉक्स क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। लेट अस से यहां पर करंट कितनी है, I है, ठीक। और अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आ जाएगा, ये I इंटू dt आ जाएगा। अब अगर मैं इस पूरे एरिया को निकालना चाहूंगा, क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो एरिया अंडर IT ग्राफ कितना है, देखो एरिया अंडर IT ग्राफ क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t I इंटू dt। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक और स्ट्रिप निकाल दी हूं करके, फिर उसका एरिया निकाल दिया, फिर एक और स्ट्रिप निकाल दी, उसका एरिया निकाल दिया, एक और स्ट्रिप यहां बनाई, उसका एरिया निकाल दिया, और इसी को मैथमेटिकली करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। एक बार गौर से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सॉरी राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब एरिया अंडर IT ग्राफ इज इक्वल टू कितना आता है भाई, Q के बराबर आता है, नेट चार्ज के बराबर आता है। यानी IT ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, नेट चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया के बराबर होता है। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आ सकता है भाई MCQ में आ सकता है, या फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, और ये क्या हो गया टोटल चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम 0 टू t। और उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, एवरेज करंट के बारे में डिस्कस किया। अब यहां पर एक और टाइप की करंट होती है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो है क्या, स्टडी करंट। क्या होती है स्टडी करंट, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टडी का मतलब क्या हुआ, रुकी हुई। रुकी हुई क्या मतलब हुआ, ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। देखो इस करंट को देखो, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, साफ साफ दिख रहा है आपको इस तरह से। कैसी करंट है ये, वेरिएबल करंट है।
लेकिन जब मैं स्टडी करंट की बात करता हूं तो स्टडी करंट वह करंट होती है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, या बोल सकते हैं टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, या बोल सकते हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर कोई करंट कांस्टेंट है तो करंट कब कांस्टेंट होती है, जब चार्ज फ्लो करता है। इसका मतलब इस केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इस सरफेस को जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा तब इस सरफेस के अक्रॉस जो करंट होगी वो कौन सी करंट होगी, स्टडी करंट होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल सी क्या है डेफिनेशन है, तो हिंट डालो क्या, स्टडी करंट। और हम जितनी भी करंट की बात करेंगे अपने इस सिलेबस में वो कौन सी करंट होगी, स्टडी करंट ही होगी, ठीक है। तो हिंट डालेंगे क्या, स्टडी करंट। क्या होती है स्टडी करंट, एक करंट हु डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है, करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी करंट बोलते हैं। और स्टडी करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होगी, जब इस सरफेस को जो कि फ्लो ऑफ चार्ज के नॉर्मल रखा हुआ है इससे इक्वल अमाउंट में इक्वल चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। यहां बोलते हैं इक्वल अमाउंट में इक्वल नॉन जीरो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। तब जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्टडी करंट बोलेंगे। और स्टडी करंट के केस में अगेन हम करंट को सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन T आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि T टाइम में Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन T आ जाएगा। तो जो हम क्लास 10th में हमने या फिर क्लास 9th में या 10th में जो करंट हमने डिस्कस की थी, ये फॉर्मूला जब हम लिखते हैं वो किसके लिए होता है, स्टडी करंट के लिए होता है। अगर करंट वेरी कर रही होगी तब फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा था कि I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर मुझे किसी इंस्टेंट करंट निकालनी है तो कितना आ जाएगा, dq बाई dt। लेकिन अगर वो स्टडी करंट होगी तब उसको कैसे लिखते हैं, सिंपल I इज इक्वल टू Q अपॉन T के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि बहुत क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ करंट इन केस ऑफ स्टडी करंट। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहां पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। तो डालो क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कहां की ओर होती है बता सकता है कोई, क्या करंट के पास कोई डायरेक्शन भी होती है, नहीं होती है, हिंट डालो क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो एक्चुअल में जब भी किसी कंडक्टर में या मटेरियल में करंट फ्लो करेगी, क्या करंट जैसी कोई चीज होती है, नहीं होती है। फ्लो हमेशा क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और उस फ्लो के रेट को ही हमने क्या बोला था, करंट बोला था। नाउ अब करंट जब हमने एक बार डिफाइन कर दिया एक टर्म करंट, क्यों डिफाइन किया, क्योंकि करंट के आधार पर कैलकुलेशन करना क्या रहता है, आसान रहता है। तो करंट क्या है, जस्ट एक कन्वेंशन है, तो इसकी डायरेक्शन भी कहां से आएगी, कन्वेंशन से आएगी। एंड बाय कन्वेंशन करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगी, यानी हम बोल देंगे वो डायरेक्शन किसकी है, करंट की है बाय कन्वेंशन। और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, ठीक है। तो ऐसे लिख के चलेंगे, बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन करंट फ्लोज, करंट flows in the direction of, in the direction of positive charge, positive charge, and in opposite direction of, in opposite direction of नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। क्लियर है इतनी बात, ओके। इसका मतलब करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहां से निकल जाएगा, करंट यहां से निकल जाएगी। करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन। करंट के पास क्या होती है, दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इट मीन करंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट नो, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ी अच्छी खासियत होती है इसकी। क्या करंट कैसी क्वांटिटी होती है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये है कि अगर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है फिर भी ये स्केलर है, क्यों? एक आंसर तो क्या है इसका, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, माना एक वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है यूं करके, माना 1 एम्पीयर करंट फ्लो करी, ठीक है, कितना 1 एम्पीयर करंट फ्लो करी, मैंने इस वायर को ऐसे मोड़ा, अब इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, अगेन 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी, कोई चेंज आएगा नहीं। अब नेट करंट कितनी है, अब भी 1 एम्पीयर है। अगर यहां पर वेक्टर एडिशन होता, ऑब्वियसली बात है 1 एम्पीयर ऐसे 1 एम्पीयर ऐसे, नेट करंट कितनी हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन यहां पर नेट करंट 0 नहीं होती है, नेट करंट आई इक्वल टू कितनी रहती है, 1 एम्पीयर ही रहती है। यानी यहां पर करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है जो वेक्टर की डायरेक्शन करती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? इट मीन इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर बात? नाउ तो ये तो किसके बारे में कहानी होगी, ये कहानी होगी हमारे करंट की। नाउ अब यहां पर एक और टर्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है और डिफाइन करने की जरूरत पड़ी हमको उस टर्म को, तो उस टर्म का नाम है हमारा क्या, करंट डेंसिटी। हिंट डालो क्या, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज करंट डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। किससे दिखाते हैं हम इसको, जे से दिखाते हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं करंट डेंसिटी को, करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं हम कुछ इस तरह से। मान लिया मेरे पास इस तरह से एक कंडक्टर है यूं करके, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और इसमें क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। माना इसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। मैंने यहां पर इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर इस तरह से एक एरिया लिया विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है इसका एरिया किसका बराबर होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। नाउ करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। यानी करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से I अपॉन ए आ जाएगा। तो J इज इक्वल टू I अपॉन ए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ J विल बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I क्या होता है, ए होता है, डायमेंशन फॉर्मूला एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर होता है। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, ए एल माइनस 2। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी जे। अब इस करंट डेंसिटी के पास एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कुछ तो कुछ डायरेक्शन होगी। नाउ जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो कहां की होती है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में होती है। तो इन डालो क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, उसमें लिखना डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर लो, जे वेक्टर मतलब करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट डेंसिटी की होगी। क्लियर है इतनी बात? एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। नाउ इसका थोड़ा फील लेने के लिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको
एक मॉडिफाइड फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमने करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है इस बारे में बात करी। समझना जरा। देखो यहां पर जो बोला ना पर यूनिट एरिया, ये एरिया कैसा है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ, ऑब्वियसली बात है इस क्रॉस सेक्शन के समान है तो कैसे होगा, नॉर्मल होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में वहां पर, ठीक है ना। अज्यूम कर लो कि सेम मेरे पास कंडक्टर है इस तरह से, यूं करके, और अभी मैंने एरिया ऐसे ले लिया, किस तरह से, यूं करके, और करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे। नाउ दिस एरिया इज नॉट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कैसे है भाई, इस तरह से है, यानी किस तरह से, यूं करके। ये क्या होगा, एरिया वेक्टर इस तरह से आएगा इसका। नाउ ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या करंट है, इसके दो कंपोनेंट आगे, एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, दिस इज ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, एंड दिस वन इज ए साइन थीटा। अब जो ए कॉस थीटा का एरिया होगा कैसे होगा, ऐसे होगा, बिकॉज दिस इज एरिया वेक्टर। ए कॉस थीटा क्या है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी ए कॉस थीटा वाला का एरिया कैसे होगा, ऐसे होगा, जो मैं इसे डॉटेड से बना रहा हूं, ठीक। और जो ए साइन थीटा है उसका एरिया कैसे होगा भाई, ऐसे होगा, यानी वो कैसे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, या बोलते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। और ये जो एरिया है जिसका एरिया वेक्टर ए कॉस थीटा है वो कैसे है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या बोलते हैं नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। तो इसका मतलब अभी जो एरिया ए था इसका सिर्फ ए कॉस वाला कंपोनेंट क्या है, करंट के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में करंट डेंसिटी J विल बी इक्वल टू एरिया, सॉरी करंट अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, जो कि इसके नॉर्मल है, और उसका एरिया वेक्टर कितना है, ए कॉस थीटा है। तो ये आ गया यहां से, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये J इंटू ए कॉस थीटा आ गया। नाउ J इज वेक्टर क्वांटिटी, A इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, J डॉट ए आ जाएगा। आई थिंक क्योंकि ये स्केलर होती है तभी मैंने क्या लिखा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर कॉस्ट भी है, यहाँ से भी बोल सकते हैं। तो और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं कि जो J होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और J और A के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो डिफाइन अवर करंट, एंड करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड अवर एरिया वेक्टर ए, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये जो एरिया है बहुत है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट, और वी कैन से दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, और इसका टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था। अब अगले वाले लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे, किस तरह से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है उस बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है। और वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आई होप आप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।